Hello. Can you guys hear me now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. शुक्र है. I will admit the people as they come. We must start with the topic, I guess. Okay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. First of all, tell me, I sent the PPT of sale of movable property, I guess a day ago. Did you guys go through it? No, ma'am. Why? No, ma'am. Why? Why not? हम दूसरे रिसर्च भी कर रहे थे ना बच्चे सब. चलो ठीक है, जब तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो इट्स ओके. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी ऑल्सो. अगर किसी को कोई डाउट है उसमें से तो वो पूछ सकता है अभी. उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक शुरू करेंगे. पहले आप सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के डाउट्स पूछ लीजिए. किसी को अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कंटिन्यू. हाँ, सेल ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी का पीपीटी फॉर्म भेज सकते हो क्या? मतलब ये तो लिंक है ना. संजना तुमने लिंक खोल के देखा था? नहीं मैम. व्हाई नॉट? मैम बिकॉज पता नहीं मेरा गूगल क्रोम बार बार क्रैश हो रहा है, इसकी वजह से नहीं चल पा रहा था. कल भी यही दिक्कत आ रही थी जब टेस्ट के पहले. टेस्ट के पहले? मतलब मेरा गूगल ही नहीं चल रहा था. मतलब इट वाज नॉट ओपनिंग, द ब्राउजर वाज नॉट ओपनिंग. किसी से ले लो बेटा, वो कोई डाउनलोड करके तुम्हें दे देगा, उससे ले लो एक बार. तुमने लिंक खोल के भी नहीं देखा? तुम कह रही हो कि तुमने ओपन ही नहीं किया क्योंकि तुम्हारा क्रोम क्रैश्ड है ऑलरेडी. यस मैम. तो फिर कोशिश भी नहीं करोगी क्या? मैम किया ना, ट्राई किया. मैंने देख तो लिया था पहले कि मतलब आपने भेजा था करके, बट आई कुड नॉट ओपन द लिंक इटसेल्फ. किसी से ले लो बेटा, एक बार पीपीटी को डाउनलोड करके दे देगा तुम्हें. और जी किसी को मैम. कोई डाउट है इसके बारे में? चलो ठीक है, विल स्टार्ट विद टुडेस पीपीटी, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे सेल जनरली के बारे में हमने जितने भी टॉपिक पढ़े थे, जो भी चीजें पढ़ी थी, उन प्रिंसिपल्स को अपने ध्यान में रखना जो हमने सेल जनरली में पढ़े थे, जिसमें हमने प्रोक्लेमेशन इशू करवाया था, पब्लिक ऑक्शन हुआ था, ये सारी चीजें हो रही थी. वही चीजें आपको दिमाग में रखनी है जब आप सेल पढ़ रहे हो उस टाइम भी, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी की है चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की है. सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उससे डील करता है रूल्स 82 से 94 जो है वो डील करता है उससे. आप लोगों के पास अगर सीपीसी है तो प्लीज उसे एक बार निकाल लीजिए. नहीं है तो कोई बात नहीं, जो मैंने इसमें पीपीटी में लिखे हुए हैं उसमें मोस्टली जो है वो रूल्स का लैंग्वेज कवर कर दिया है मैंने, तो इट विल हेल्प यू टू इंटरप्रेट द रूल आल्सो. तो सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है. यस Ma'am, really sorry, but please explain in English. It's a little difficult for me to follow in Hindi. ओके बेटा, श्योर. I'll Thank you, translate ma'am. it in Hindi and also, and I'll then I'll speak in English also. I have to keep Yes. both of the people in the mind, okay? Yes, Thank मैम. आप you, हिंदी में भी ma'am. बोल दीजिएगा. मैम आप दोनों में Sure, बोलिए I'll मैम. do. हमारे हाँ मैडम, हिंदी में आती है. मैं तो यस मैम, हिंदी हमारी भाषा मैम, मातृभाषा मैम. कोई बात नहीं बेटा, बस करो. Okay. So first of all, what kind of court is competent for ordering the sale of immovable property? This you have to keep in mind, that the only court which is not eligible to order the sale of immovable property is the court of small causes. Ma'am. Yes. Yes, tell me. Ma'am, tell everyone to mute their mics. I'm going to. Problematic. I'm just doing it. I'll mute everyone
And then when the question and answer session comes, I'll just unmute all. Okay. Okay, ma'am. Okay. Let's start now. First of all, we have to keep in mind that the only court which is not eligible to order sale of immovable property is the one which is of court of small causes. Every other court is eligible to order the sale of property. Please do not raise hands right now. Let me cover the topic, and after that you may write your queries on a paper, and after that in the last 10 or 15 minutes we'll discuss all the questions. Yes, so first of all, the court which is not eligible to order the sale of immovable property is the court of small causes, which is written in Rule 82. After that, we see whether a sale can be postponed. You have to keep this thing in mind that the sale which we are talking about here has already been proclaimed in an order, and the order which has been affixed on the property, on the conspicuous part of the courthouse, every single place which was required under Rule 67, which deals with how a proclamation should be made. So we have to keep this in mind that proclamation has been issued in this situation, and the sale is happening now by the way of public auction. So here is the rule, Rule 83, which talks about can a sale be postponed. So there are certain conditions that in which sale can be postponed by the court. See, the situation is that court always wants judgment debtor, and court always wants to give judgment debtor appropriate amount of time to submit the decretal amount, which has been decreed in that particular suit, which is in question right now. So court always wants to give you time for that. But if judgment debtor does not submit, does not deposit the decretal amount, then and there only the court is the one who is attaching the property, or court is selling the property, or whatever is happening. So if judgment debtor applies, that he can satisfy the court by submitting the decretal amount, and he can raise the decretal amount by the sale of that property, or maybe by some other property. In both of the situation, if judgment debtor thinks that he can submit the decretal amount, court will postpone the sale with certain conditions which will be in a notice, in a order which will be issued to judgment debtor, जिसमें उसे एक particular amount of time दिया जाएगा. Time can be of 2 days, 3 days, 7 days, whatever court thinks fit in this situation. And after that, court will take the situation in its hands if that particular judgment debtor does not submit the decretal amount in the court. So here what is happening is, sale was planned, proclamation was issued, public auction was happening, but the judgment debtor thought that I can submit the amount by private alienation of that property. See the point what I have written over here, where an order for the sale of immovable property. Yes, the third one, the person is coloring right now, that one, by the mortgage, lease, or private sale, or maybe by private alienation of that property. If judgment debtor can submit the amount, court will give him time to submit the amount, and after the particular amount of time which court has fixed for this, if that person still doesn't submit the amount, court will take situation in its hands, but only after that. Okay, so this is Rule 83, which talks about postponement of the sale. Let's see the procedure which court follows here when it postpones the sale. What happens is, such court grants a certificate to the judgment debtor, authorizing him within a period to be mentioned therein to make the proposed mortgage, lease, or sale, provided that all money payable under such a mortgage shall be paid not to the judgment debtor but to the court. Okay. So what court will do is, it will grant a certificate to the judgment debtor that I am giving you 10 days or 15 days, whatever time court fixes at that point of time. And during that time, judgment debtor has to make his efforts to sell the property, or to give that property in mortgage, any other way if he can raise the decretal amount, that is what he has to do.
in that particular amount of time which court has granted him in that certificate. And also court orders in that certificate that any amount which is raised by that particular incident will be submitted directly to the court and not to the judgment debtor. Okay. I have unmuted you guys. Please raise a concern if you have about this rule. We'll move on now. Ma'am, can you repeat it once? Ma'am, can you explain slide 3 again? Yes, Slide ma'am. 3. Here Slide it 3, is. yes. Procedure. Yes. See, the point is that proclamation has been issued and auction is going to happen right now. Okay. So here we are talking about whether court can postpone the sale on application of judgment debtor. कि judgment debtor को अगर लगता है कि that person can raise the amount all on its own, so he can apply to the court that please give me some more time. I'll raise the amount by this property by maybe selling the property, maybe giving it in mortgage, or maybe creating a charge over it by any other incident. If that person can raise the decretal amount, he may ask for a certain amount of time from the court, and if court thinks fit, court will grant him that time. That is what this rule is talking about. Is there any issue regarding this particular thing what I have said right now? No, ma'am. ठीक है. Now, in this point, Procedure. the point I am just selecting right now, that if judgment debtor thinks that he can raise the decretal amount by selling this property which has been proclaimed in the order that it will be sold, or maybe judgment debtor thinks that he has some other property and he can raise the decretal amount by that, so he can do that also. He has to inform the court properly that I will raise the amount, please do not sell my property in the auction. ठीक है? Okay, Now yes, ma'am. what court does is, yes. Now what court does is in the next slide. Court grants a certificate, the first point. In such case, the court grants a certificate to the judgment debtor, authorizing him within a period to be mentioned कि कितना भी period वो लिख देगा, maybe 10 days, 15 days, maybe 1 month, whatever court thinks fit, and judgment debtor asks and can satisfy court's judicious mind, that court will issue the certificate and also will write a certain amount of time कि इतने time में you have to raise the money, and also will provide that all the money payable at particular mortgage, lease or sale will be directly submitted to the court. ऐसा भी हो सकता है कि judgment debtor is selling his property and getting the amount but he is not paying in the court. That gives a lengthy litigation and everything. So to shorten that process, they may issue that please submit all the amount directly in the court rather than giving it to the judgment debtor. Okay, that is the only thing we have to keep in mind here. Is there any doubt regarding this rule? Ma'am, amount given to judgment debtor or decree holder? Not the decree holder, not the judgment debtor. Amount must be submitted to the court directly, and court will accordingly give that amount to decree holder. Okay. Judgment debtor is the one who is selling his property and getting the sale postponed in this rule. Court will order that please, whatever amount you get through that sale, through that mortgage or lease, by whichever way you are raising that money, which is stated in the decree, please deposit that amount directly to the court, so that court will set off the amount accordingly and will pay the decree holder or the judgment debtor. For example, मान लीजिए कि मेरी एक प्रॉपर्टी है, आई हैव अ प्रॉपर्टी इन जयपुर, और उस केस में मेरी प्रॉपर्टी जो है, सूट जो चल रहा है, डिक्री जो पास हुआ है, सूट क्या चल रहा है, सॉरी सूट तो हो ही चुका है, डिक्री जो है उसमें मेरा प्रॉपर्टी जो है उसके एग्जीक्यूशन में अटैच हो चुकी है, एंड प्रॉपर्टी इज ऑफ 10 crore rupees, worth 10 crore rupees. Okay, so if I think that I'll raise the amount all by myself, so I'll apply to the court, please postpone the sale of that property, I will sell it myself and will submit the amount to the court. So court will grant me time कि okay, we are giving you 7 days or 10 days or 30 days of time that please sell that property, and submit the whole of the amount in the court, and court will accordingly give the amount to decree holder. मान लो कि property जो है मेरी वो that was sold in 12 crore rupees, and I have to submit whole of the amount to the court.
And after that, court will grant 10 crore rupees to decree holder. 2 crore rupees which were raised by that particular sale will be given back to me. Is it okay now? Okay, ma'am. Okay. ठीक है. Let's move on to the next slide, which talks about to which cases this rule does not apply. This rule 83, that sale can be postponed in case decretal amount can be raised by the person who is judgment debtor. This rule does not apply in which case? The rule does not apply in the case which is related to mortgage or charge on such property. If the decree was about mortgage only, then how will you raise an amount by creating a mortgage or sale to that property? You don't even have a right over that property, no? And if the decree was about created some charge over the property, then you will not be allowed to have this sale postponed, because if you are creating charge over property which has already been charged, it makes no sense. So the only thing which is allowed here is if it is not related to these kinds of decree. If decree is not related to mortgage, this case was not related to charge, then only this rule applies and judgment debtor can have that sale postponed. Fine. Any doubts about this rule? 83 is completed now. 1, 2, 3. All the points have been completed now. Any issues regarding that? Fine. We'll move on. We'll move on to the next slide, which talks about deposit and payment of price after sale. This is the next rule, which talks about how a person is required to submit the amount in the court. Okay, after the sale is done. So in this, they're talking about if the sale is done, then immediately after the sale, that auction is done. Immediately after the auction, that person who has bidded for the property, he is purchaser now, and he has to pay the amount, 25% of the amount of that property to the court immediately or to the officer immediately. That is called purchase money. See here. On every sale of immovable property, the person declared to be purchaser shall pay immediately after such declaration a deposit of 25%, which is called purchase money, to the officer or the other person conducting the sale, and in default of such deposit, the property shall forthwith be resold. अगर आप उस दिन ही अमाउंट पे नहीं करेंगे जो भी डायरेक्ट किया है कोर्ट ने या फिर उस इंसान ने who was conducting that sale, conducting that auction, then in that case property, all of the sale of that property will be cancelled and that property will be resold, and that person will not be given any amount back or whatever the situation is. If you do not pay 25% of the amount, sale will be cancelled. And that person, yes, Elimesh, tell me. Yes, Anjana. Yes, Gayatri. Yes, Gayatri, tell me. Can you guys hear me? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So do you have any doubts? Diksha, Gayatri, Sanjana, Nilimesh? Fine, then we'll move on. So what happens here is, after the auction is over, the person who is purchaser now will have to submit 25% of the amount of that property to the court or to the person who is conducting the sale right away. If you do not pay, sale will be cancelled and that property will be resold immediately. The last point here is where the decree holder is a purchaser. In that case, that person is entitled to the set off of purchase money. ये चीज का कंसेप्ट आप समझ रहे हो जो पिछली बार मैंने डिस्कस किया था कि अगर डिक्री होल्डर खरीदता है प्रॉपर्टी को, that person is eligible to have Excuse that me. particular amount set off. Yes. Ma'am, Sanjana, Gayatri and are saying to unmute them. They can't unmute their mic there. I haven't muted anyone. Okay, but they are sending messages. You can check.
Okay. Ma'am, just a question. In terms of purchaser, you mean the person who has bought the immovable property from the judgment debtor, right? No, the person who has bidded for the property in the auction. All right, all right. Okay. मैम I have a doubt. मैम could you repeat after 25%? उसके बाद समझ में नहीं आया. ठीक है, I'll repeat. हाँ नीलिमेश बोलो. हाँ नीलिमेश बोलो. मैम ये रूल 84 ही समझ में नहीं आया मैम, एक बार वापस रिपीट कर देते. रूल 84 बात कर रहा है बेटा अबाउट द डिपॉजिट ऑफ द मनी आफ्टर सेल. सेल किस टाइम पे हो रहा है? जो हम पब्लिक ऑक्शन की, जो हम प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद जो कोर्ट सेल करवा रहा है, ये उस सेल की बात कर रहा है. इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड इन एन ऑक्शन. उस ऑक्शन के टाइम पे आप लोगों को जो जिसने भी बिडिंग किया है वहां पे, जिसका बिड फाइनल हुआ है वहां पे, that person is called purchaser in this rule, and that person has to submit immediately after the sale, after the declaration that sale has been completed. उसके बाद that person has to submit, had to deposit 25% of the amount of that property as a purchase money to the officer who is conducting the sale there. जो पहला वाला रूल पढ़ा है हमने इससे पहले 83 वाला, दैट वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग वन सिचुएशन. वो सिचुएशन ये है कि जब आप एज ए जजमेंट डेटर अगर आप एप्लीकेशन देते हो कोर्ट को कि मैं खुद ही बेचूंगा अपनी प्रॉपर्टी, प्लीज ऐसे प्रॉपर्टी की मेरे यहाँ पे नुमाइश मत लगाओ, मैं खुद बेच लूंगा उस चीज. इस वजह से अगर कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है तो वो प्रॉपर्टी के उस क्वेश्चन के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में रूल 83 में बात हो रही है. वो बात वही खत्म हो चुकी है. जो हम 84 में बात कर रहे हैं रूल में, 84 में बात हो रही है जब कोर्ट उस सेल को कंडक्ट कर रहा है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कंडक्ट करता आ रहा था. तो यस मैम जो 25% अमाउंट दिया जाएगा वो ऑफिसर को दिया जाएगा जो सेल कंडक्ट कर रहे हैं. एग्जैक्टली. ओके. 25% अमाउंट आपको उसी टाइम सबमिट करना है और उसके बाद वाला जो और अगर amount आप है नहीं करते हो तो वो प्रॉपर्टी रीसोल्ड हो जाएगी. हाँ, उस प्रॉपर्टी को इमीडिएटली रीसोल्ड कर दिया जाएगा. Ma'am, please don't mute us. Then we can't unmute on our own. I haven't muted anyone right now. Ma'am, it's saying the host has muted it. So once it goes back, then we can't. I know. I'm the only host, and I haven't muted anyone right now. I guess I am not as good with technology as other people are because someone is playing with it. Maybe I'm sorry for this. Is there any doubt regarding this rule 84? मैम एक 83 में डाउट है मैम. क्या डाउट है बोलो. मैम 83 मतलब मैम अगर जजमेंट डेट मतलब अलग है मैम कि अगर जजमेंट डेटर इसको सेल कर ही सकता था प्रॉपर्टी का, तो मैम फिर इस प्रोसीजर में ही ये चीज क्यों आई मैम? मतलब वो अलग से ही जब उसको डिक्री पेमेंट की चीज है तो वो पहले ही कर देगा ना मैम, तो इसमें क्यों आ रहा है 83 के अंदर कि वो कोर्ट के पास जाए और फिर कोर्ट उसे मतलब कोर्ट के पास जाके बोले कि मैं उसे बेच दूंगा? वो अलग से भी तो बेच सकता था. हाँ बिल्कुल, वो अलग से भी बेच सकता था उसको, ठीक बात है बिल्कुल. पर यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर जजमेंट डेटर को लास्ट में भी लग रहा है कि जो आपने प्रॉपर्टी मेरी अटैच कर ली है उसको मैं खुद बेचना चाहता हूँ, तो अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि वो बेच लेगा प्रॉपर्टी अपने आप, कोर्ट को नहीं ऑक्शन करना पड़ेगा, तो कोर्ट उसको परमिशन दे सकता है. ये उसका राइट नहीं है. ही कैन नॉट आस्क फॉर इट एज ऑफ राइट. इट इज कंप्लीटली अपॉन द कोर्ट्स डिस्क्रिप्शन. ठीक है. ठीक है. इसमें सिर्फ एक सिचुएशन ये है कि यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट द amount what judgment debtor has to raise in that decretal amount or in the amount he is saying that he will be raising by selling that property or giving that property in mortgage or by creating any charge over that property, that amount he is claiming that I will raise should satisfy the decree completely. उस केस में क्या होगा? नहीं तो अगर जजमेंट डेटर कंप्लीटली सेटिस्फाई करने का यहाँ पे नहीं देगा अगर कंफर्मेशन, तो उस केस में क्या होगा? वो प्रॉपर्टी को थोड़े अमाउंट में बेच देगा और प्रॉपर्टी सिर्फ वही है उसकी जिससे वो डील कर सकता है. इस सिचुएशन में डिक्री का सेटिस्फैक्शन जो है वो भी खतरे में पड़ जाएगा.
इस वजह से क्या होगा कि इन सिचुएशन में क्या होता है जनरली कि कोर्ट को ये करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि दैट पर्सन हु इज सेइंग कि आई विल रेज द मनी, मुझे दे दो, मैं इसको बेच दूंगा, मैं पूरा जो पैसा है वो निकाल लूंगा यहाँ से। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि दैट पर्सन हु इज क्लेमिंग कि आई विल रेज द मनी शुड रेज द होल अमाउंट, whole decretal amount in that case. Then and then only court will allow that person, okay, that person is judgment debtor here, allow that person to raise the money. ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है. I think PPT चलाने का कोई फायदा नहीं है. Someone is not liking this PPT and drawing over it. अभी आप लोग ड्राइंग कर रहे हैं इसके ऊपर, आपके फाइनल ईयर एग्जाम्स वाली के ऊपर मुझे ड्राइंग बनाने पड़ेंगे फिर. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल. 84 का ये अमाउंट था अपना. मैम. यस. Ma'am, can you explain 83 clause 3 again? Yes, ma'am. 83 clause 3 says that nothing is in this rule shall deem to apply to sale of a property directed to be sold in execution of a decree for sale in enforcement of mortgage or charge on such property. वो ये कह रहा है कि जो डिक्री थी उस केस में, वहां पे जो डिक्री पास हुई थी 83 में, बहुत सारी तरीके की डिक्री होती है ना, कोई पेमेंट ऑफ मनी होती है, कोई डिलीवरी के लिए होती है, बहुत सारी चीजों के लिए होती है प्रॉपर्टी की जो डिक्री होती है वो. यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी डिक्री है जो यहाँ पे जो सेल की जा रही है प्रॉपर्टी की, वो इसलिए की जा रही है क्योंकि वो डिक्री जो है वो खुद ही मॉर्गेज और चार्ज से रिलेटेड है, उसी प्रॉपर्टी के, उसी प्रॉपर्टी पे कोई मॉर्गेज था, कोई चार्ज था, उससे रिलेटेड वो डिक्री है, तो उस केस में उस इंसान को, जजमेंट डेटर को, यहाँ पे परमिशन नहीं दी जाएगी. ये बात कर रहा है यहाँ पे. Okay, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. अपन ने जब सेल जनरली पढ़ा था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था ना कि मॉर्गेज ही होता है, तो मॉर्गेजी के केस में क्या होता है, डिक्री होल्डर के केस में क्या होता है, तो इसका मतलब मॉर्गेज की भी एक स्पेसिफिक डिक्री होती है ना. यहाँ पे उसी की बात कर रहा है कि अगर उसी प्रॉपर्टी के मॉर्गेज या चार्ज के रिगार्डिंग वो डिक्री थी, उस केस में हम जजमेंट डेटर को इस चीज की लिबर्टी नहीं दे रहे कि वो अपने आप पोस्टपोन करवाएगा सेल को और इस तरीके से खुद से बेचेगा. जो अगर मॉर्गेज और चार्ज का है मामला तो फिर कोर्ट उसको खुद ही हैंडल करेगा, जजमेंट डेटर को नहीं प्रिविलेज दी जाएगी इस चीज के. इज इट फाइन नाउ? Chalo, we'll move on to next. We'll move on to next slide. Yes, Gayatri. Yes, ma'am. Ma'am, one question is that, ma'am, can you please go to the slide 3 again? Sorry, slide 4. Slide 4. Yes. Ma'am, can you click on slide 4? Yeah. Ma'am, over here, can you please explain both the provided? This provided that all the money payable under such mortgage or sale or whatever the incident is shall be paid not to the judgment debtor but to the court, and also that not mortgage, sale or lease under this rule shall become absolute until it has been confirmed by the court. Okay. कि पहली So चीज it तो does ये not have to, just payment is not sufficient, the court also has to approve. what? Just payment is not sufficient, the court also has to approve the sale. Yes, court will not approve the sale. Yes. In case of immovable property, court has to pass an order in order to confirm the sale. So court will not pass an order to confirm the sale if court thinks that it is not appropriate. मैम आप अगली बार से उनको ही सिर्फ चैट में लो ना जिनका नाम मतलब प्रॉपर नाम लिखा हुआ है उनके स्क्रीन के साथ. Does it matter, Sanjana? मैम क्योंकि यहाँ पर कोई ड्राइंग कर रहा है एंड इट इज. बेटा ड्राइंग इज ये जो ड्राइंग कर रहा है ना, ये वही कर रहा है जो नाम लिखा हुआ जिस इंसान का, बिना नाम वाला नहीं कर रहा है. मैम फिर ये हैग्रिड चीची ये लोग कौन है? I don't know बेटा, who is it? हैग्रिड ने तेरा क्या बिगाड़ा? तेरे को कुछ बोला हैग्रिड ने? अरे कौन है भाई हैग्रिड? बता तो दो. Ma'am, please remove him from the group. हाँ गायत्री बोलो. Ma'am, if it is possible, please remove this Chichi and Hagrid for whatever reason. Who is this Hagrid? Ma'am, Hagrid and Chichi.
Then Who is it's like Hagrid? they're not like serious. मैम पता नहीं है. फाइन. कल से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर साथ में लेके आना, तभी एंट्री मिलेगी सबको. हम लोग आगे बढ़ेंगे. 84 कंप्लीट हो गया है तो. Yes, ma'am. Ma'am, is it possible to remove them from the Zoom call right now? Beta, I cannot do as you say on the Zoom call, and please concentrate if you can on the thing I'm saying, rather than concentrating what is hindering all these things. Okay, please. Ma'am, I just received a notification that meeting is going to end soon. 31 minutes have just been completed. Okay, we'll see to it. I'll issue you a new password and new meeting ID. Okay, ma'am. Fine. Let's move on to deposit and payment of price. हो गया था हमारा already. अब लास्ट वाला पार्ट में द डिग्री होल्डर इज द परचेसर. अगर परचेसर है उस केस में उसको सेट ऑफ का, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन बनता है, इस वजह से उसको 25% अमाउंट वहीं पे नहीं देना है. उसके लिए कोर्ट और ऑफिसर जो है उसको अलग से डायरेक्शन मिलेगा कि वो पैसे कैसे लेंगे उससे. ठीक है. कि अगर मान लो कि मैं डिग्री होल्डर हूँ यहाँ पे और मैंने खरीदा है, और अगर मुझे डिग्री में 10 करोड़ का जो अमाउंट है वो मिलना था, और मैंने प्रॉपर्टी अगर 12 करोड़ में खरीदी है, तो मुझे वहाँ पे 25% तो सबमिट नहीं करना है. मुझे वहाँ पे सिर्फ 2 करोड़ रुपए सबमिट करने हैं उस टाइम अमाउंट के. So do you get this, the logic of behind this point, where the decree holder is a purchaser? Fine, we'll move on to the next rule. Time for payment in full of purchase money. Full payment जो purchase money का है वो 15th day खत्म होने से पहले पे किया जाएगा. 15th day from the day on which sale was done. The full amount of purchase money shall be paid in the court before the court closes on 15th day. मतलब 15 दिन के अंदर अंदर आपको अमाउंट पे करना है वहां पे. And if purchaser has some advantage of any set off, that person will be entitled under rule 72. 72 का कौन सा वाला रूल है? ये वही वाला रूल है जिसकी हम बात कर रहे थे कि डिग्री होल्डर को सेट ऑफ का प्रिविलेज मिलता है यहाँ पे. तो उसको अगर जितने में उसने प्रॉपर्टी खरीदी है उतना अमाउंट माइनस करके उसके बाद ही वो बचा हुआ अमाउंट वहां पे सबमिट करेगा जितना उसको डिक्रीड अमाउंट में मिलना था. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. प्रोसीजर एंड डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट. अगर आप पेमेंट नहीं, देखो ये सारी चीजें ना रूल्स बहुत सिंपल है, तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना है आपको, ना ही बुक्स में डीप में जाना है बिल्कुल भी इस पूरे चीज में. आपको सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है. ये फ्लो ऑफ इस इंसिडेंट के हिसाब से पूरी चीज जा रही है. जस्ट कॉन्सेंट्रेट कि मैं क्या बोल रही हूँ और कौन से रूल में वो चीज एग्जैक्टली है. आपको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना पड़ेगा ये. Let's move on to this slide number 8, procedure and default of payment. कि अगर आप डिफॉल्ट करता है कोई भी पेमेंट में वहां पे कि 15 दिन के अंदर आपने डिपॉजिट मनी तो आपने पहले ही पे कर दिया था. जिस दिन ऑक्शन हुआ था उस दिन डिपॉजिट मनी you had paid, but after that day within the 15 days you had to pay all the amount to the court, and if that person who is a purchaser here commits any default in that payment, what happens then is stated in this rule. Rule 86. In default of payment within the period mentioned in the last preceding rule, the deposit may, if the court thinks fit, after defraying the expenses of the sale, be forfeited to the government. उस केस में क्या होगा? जो अमाउंट आपने डिपॉजिट पे किया था, अगर कोर्ट को लगता है कि आपका जो डिफॉल्ट है वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, कोर्ट उस केस में जो अमाउंट डिपॉजिट किया गया था 25% उसे भी फोरफिट कर लेगा और सारा अमाउंट उसमें से एक्सपेंसेस हटाएगा. सारा अमाउंट जितने भी डिपॉजिट के, आपको याद है सेल इन जनरली में मैंने एक चीज कही थी आपको कि डिफॉल्टिंग परचेसर जो है उसको वहां पे कॉम्पनसेट करना पड़ता है अगर उसकी वजह से उसको रीसेल में जाना पड़ रहा है. ध्यान है आपको प्रोविजन? Does anyone remember? Does anyone remember the rule which we talked about? Yes, Gayatri? Ma'am, which rule? The rule which we Can talked you about. repeat the question?
the question was that do you remember the rule in which we talked about in the sale generally wala class, that if someone who is a defaulting purchaser here and because of whom we have to conduct the sale again, that person has to defray all the expenses and all the compensation in that case? Do you remember that particular rule? मैम वो deficiency जो अमाउंट पे करने में जो डेफिशिएंसी हुई थी उसके वजह से हमें रीसेल करना पड़ा था, वो चीज ध्यान है आपको? हाँ मैम याद है। यस, 71 रूल नंबर नहीं बेटा, बस कंसेप्ट बताओ तुम मुझे कि तुम्हें कंसेप्ट याद है क्या? यस मैम याद है। तो ये वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे है, प्रोसीजर इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, कि अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, डिपॉजिट आपने कर दिया था 25%, लेकिन पूरी पेमेंट करने में अब या नाउ यू डिफॉल्ट, in that case if court thinks fit, it will forfeit all the amount and also property will be resold. That person will not be given any right in the property. Okay, बस यही चीज है इसमें। अब इसमें एक केस लॉ मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ये केस लॉ आप देख लीजिएगा एक बार, जो स्लाइड 9 में है, इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको, ठीक है? Let's move on to the next slide which talks about notification on resale. अब आपको याद है कि जब हम सेल करवा रहे थे उस टाइम पे भी we were issuing a proclamation for auction and we were including all the things about that property. Do you remember that we issued the proclamation under Rule 67? Yes ma'am. Yes ma'am. Same situation we have to repeat here. In case of resale, we have to issue the proclamation again. We have to issue a fresh proclamation. As I'm telling about, the court has to issue the proclamation again. Okay? पूरा proclamation वापस से होगा, सारी चीजें दोबारा से होंगी, यही चीज यहाँ पे ये कह रहा है नोटिस ऑन रीसेल के केस में, रूल 87. And bid of co-share to have preference in this case. आपको याद है जो सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी का मैंने आपको पीपीटी भेजा था, उसमें ये चीज थी कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी में 2 लोगों का शेयर है और अगर दूसरा इंसान जो है को ओनर, वो ऑक्शन में आके अगर बिड करता है और उसकी बिड जो है वो सेम किसी और की बिड से बराबर है, तो जो को शेयरर है उसको प्रेफरेंस मिलती है मूवेबल प्रॉपर्टी के सेल में। सेम सिचुएशन यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक प्लॉट था जिसमें मेरा और किसी और का जॉइंट वो था, ओनरशिप था। मैं यहाँ पे जजमेंट डेटर हूँ, तो जितना मेरा है प्रॉपर्टी में जो अमाउंट, जो हिस्सा मेरा है वो बेचा जाएगा यहाँ पे। इन दैट केस अगर जो इंसान जो ओनरशिप में था मेरे साथ, वो अगर वहां पे आके बिड करता है ऑक्शन में और उसकी बिडिंग जो है वो सेम दूसरे लोगों की बिड के बराबर है, तो उसे यहाँ पे राइट ऑफ प्रेफरेंस मिलेगा, उससे पहले प्रॉपर्टी बेची जाएगी बजाय के किसी और को। इसे हम राइट ऑफ प्रीएम्पशन कहते हैं। हैव यू गाइस हर्ड ऑफ इट, राइट टू प्रीएम्पशन? यस मैम, ये वही प्रॉपर्टी लॉ में चीज था। है। हाँ, हिंदू लॉ में पढ़ा होगा आपने, प्रॉपर्टी लॉ में देखा होगा कि राइट टू प्रीएम्पशन होता है वहां पे। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि अगर कोई को ओनर से प्रॉपर्टी के, उसमें से एक इंसान जो कि जजमेंट डेटर है यहाँ पे, उसका जो शेयर है प्रॉपर्टी में, उसका ऑक्शन हो रहा है, उस केस में जो को शेयरर अगर वहां पे आके बिड करता है, तो को शेयरर को प्रॉपर्टी बेचने में कोर्ट जो है वो प्रेफरेंस देगा। ये चीज हो गई, दोनों रूल समझ में आ गए, 87 और ये यहाँ पे 88। यहाँ पे ये चीज कह रहा है 87 कि अगर आप रीसेल करोगे, क्योंकि डिफॉल्टिंग परचेसर था, उस केस में आपको प्रोक्लेमेशन दोबारा इशू करना पड़ेगा, बस इतनी सी चीज है। और यहाँ पे 88 में ये लिखा हुआ है कि अगर को शेयरर बिड करेगा प्रॉपर्टी के लिए आके, तो उस केस में उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर यहाँ पे कंडीशन ये है दैट को शेयरर द अमाउंट ही इज बिडिंग देयर, द अमाउंट ही इज कोटिंग देयर शुड बी रिस्पेक्टिवली सेम एज अदर पीपल आर क्लेमिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 12 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 10 करोड़ यहाँ पे ऑफर कर रहा है तो भी उसको प्रीएम्पशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 12 करोड़ अगर बाकी लोग बिड कर रहे हैं तो उसको भी 12 करोड़ ही बिड करना है। अगर उससे कम करेगा तो कोर्ट इस चीज के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं है कि उसे प्रीएम्पशन का राइट देगा। तो अमाउंट मस्ट बी सेम। ठीक है, एनी डाउट्स अबाउट दिस रूल 87 एंड 88? Fine, we'll move on to the next slide. Rule 89, application to set aside sale on deposit. In this case, the sale has been done, sale हो चुका है, प्रॉपर्टी
चुकी है, उसके बाद सेल सेटिस्फाइड करने के लिए अगर किसी को एप्लीकेशन लगानी है, ऑन विच ग्राउंड, ग्राउंड इसमें लिखा हुआ है। आप देखिए अब इसको एक बार फर्स्ट पॉइंट से, वेयर रिमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, any person claiming an interest in the property sold at the time of sale or at the time of making the application or acting for or in the interest of such person may apply to have the sale set aside. इसमें क्या बात कर रहा है कि कोई भी इंसान, any person claiming an interest in the property. Do you get this? Any person who is claiming any interest in the property is the one who is claiming here. That person may claim under this rule. He may submit an application to the court, and on his deposition, what court may order in this application. आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया जो मैंने अभी बात की है यहाँ पे रूल शुरू करते हुए? Did you get the concept? No, ma'am. No, ma'am. नहीं मैम, नहीं आया। नो मैम। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल भी समझ नहीं आया, शुरू से सुनिए प्लीज। ये जो रूल है यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, ये है रूल 89 और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेल कंप्लीट हो चुका है। यस। So any person who has some interest in the property can apply to the court to set aside this sale. Yes. And he has person who has any interest in there, right? इसके आगे. Yes. So that means what is the difference between 89 and 88? 89 and 88. बेटा 88 में बिड कर रहा है वो। 88 पे वापस आ जाओ। बिड ऑफ को शेयर की बात हो रही है यहाँ पे, अभी सेल हुआ नहीं है, बिडिंग चल रही है अभी। और जब मैं 89 पे आई हूँ तो सेल हो चुका है ऑलरेडी। ये लोग कह रहे हैं कि अगर किसी का इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी में जो सेल हो चुकी है यहाँ पे, अगर उसको कब्जा करना है कोई, तो उसको एप्लीकेशन फाइल करनी है रूल 89 के अंडर में। मेरी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे बेची गई थी एज अ जजमेंट डेटर, माई प्रॉपर्टी वाज सोल्ड। In that case, if anyone whose interest got affected, whose interest was in that property has got affected because of the sale, that person has to apply under this rule. सेल हो चुका है, सब काम खत्म हो चुका है, ऑक्शन हो चुका है, बिडिंग हो चुका है, सेल हो चुका है। ओके। किसी और को डाउट है? समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? मैम कितने टाइम में वो उसको करना पड़ेगा मैम? कोई रूल नहीं है बेटा उसके लिए। कोर्ट के आपको कॉन्शियस को यू हैव टू सेटिस्फाई द कोर्ट कि आपने लेट नहीं किया फाइल करने में। अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे कोर्ट को तो कोर्ट विल नॉट अलाउ योर एप्लीकेशन। और मैम जरूरी नहीं है ना कि वो जो पर्सन एप्लीकेशन डाल रहा है वो पार्टी होनी चाहिए, मतलब कोई भी हो सकता है ना, नहीं कोई भी हो सकता है। उसकी प्रॉपर्टी एनी पर्सन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एनी पर्सन मतलब कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। Ma'am, any person whose interest got affected, then only the person can apply to the court. Any person who has interest, who is claiming interest in the property, कि मेरा कुछ इंटरेस्ट था प्रॉपर्टी में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो प्रॉपर्टी जजमेंट एज अ जजमेंट डेटर मेरी जो प्रॉपर्टी अटैच की गई थी और बेची गई थी, वो प्रॉपर्टी बाद में वो इंसान जो आ रहा है वो क्लेम ये कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की थी और मैं केवल करता हूँ उस फैमिली की। इन दैट केस द पर्सन हु इज अप्लाइंग हियर इज अ मेंबर ऑफ कोपार्सनरी, और वो यहाँ पे अप्लाई कर रहा है कि उसका इंटरेस्ट यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी थी ही नहीं, प्रॉपर्टी उसकी भी है क्योंकि वो कोपार्सनरी का मेंबर है। दैट पर्सन कैन अप्लाई अंडर दिस एप्लीकेशन, दिस रूल। Did you get this? Meenal, Raghav, Niti? An example. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I am the judgment debtor and my property was attached. Okay? And my property has been attached and that property is sold now. Now a person who is claiming here, he is saying that the property was a Hindu undivided family ki property. That property was not only for me. That property was of Hindu undivided family ki property and I am the karta of that coparcenary. That person is claiming. So that person has to claim under this rule. कि जो प्रॉपर्टी बेच दी गई है उसमें मेरा भी इंटरेस्ट था, वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते आप, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी है। So that person can raise an objection under this rule, rule 89. Oh, okay. ठीक है? So that person who is here, that person has some right, some interest in the property which has been sold.
ये सेकंड लाइन देखो आप, एनी पर्सन क्लेमिंग एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी सोल्ड लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी बेची जा चुकी है। हाँ राघव बोलो। गायत्री। मैम इसके लिए कोई लिमिटेशन पीरियड है क्या? अभी बेटा मैंने नीलवेश के सवाल का जवाब दिया था, उसने पूछा था कोई लिमिटेशन पीरियड है क्या। आई टोल्ड हिम कि आपको कोर्ट को कॉन्शियस को आपको सेटिस्फाई करना है। अगर कोर्ट को लगता है कि आपने देरी नहीं की है फाइनल में ये फाइल करने में एप्लीकेशन, तो ही कोर्ट आपके ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है अगर आप बहुत ज्यादा देर कर रहे हो। ऑनेस्ट डेपोजिशन इन कोर्ट के वाला पार्ट बता दीजिए। बेटा डेपोजिशन पे तो हम लोग आए ही नहीं, अभी ऊपर ही बैठे हुए हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या बात कर रही हूँ मैं एग्जैक्टली? मैं बात कर रही हूँ प्रॉपर्टी बेची जा चुकी है, उस प्रॉपर्टी के बेचने के बाद कोई इंसान ऐसा आ गया है यहाँ पे जो कि क्लेम कर रहा है कि उसका कुछ राइट है, उसका कुछ इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में। उस केस में प्रॉपर्टी की जो सेल है वो सेट असाइड की जा सकती है। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है, आगे देखिए, ऑन हिज डिपोजिशन इन कोर्ट। अब उसको कोर्ट में एक अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो इंसान यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है प्रॉपर्टी के लिए। दैट पर्सन हैज टू सबमिट द अमाउंट 5% इक्वल टू द परचेस मनी, परचेसर को देने के लिए। यहाँ पे ये देखो, टू पेमेंट टू द परचेसर। एंड सेकेंड अमाउंट जो है पेमेंट टू द डिक्री होल्डर द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन। पहला तो ये कि आपको का 5% सबमिट करना पड़ेगा वहां पे। दूसरा ये कि जितना अमाउंट हमने प्रोक्लेमेशन में लिखा था कि वी आर रेजिंग दैट मच ऑफ अमाउंट बाय सेलिंग दिस प्रॉपर्टी, द पर्सन हु इज रेजिंग ऑब्जेक्शन हियर has to submit that amount also in the court. If that person is raising the objection, in that case he has to deposit a certain amount. That amount consists of 5% amount of the purchase money plus the amount which was stated in the proclamation that the court is raising by selling that property. ये जो डिपोजिशन का पॉइंट है, ये डिपॉजिट करने की बात कर रहा है कि आपको कोर्ट में यू हैव टू सबमिट, यू हैव टू डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। यस Ma'am, can you explain it with example? यस मान लो कि जो प्रॉपर्टी मेरी यहाँ पे जजमेंट डेटर हूँ, एज ए जजमेंट डेटर मेरी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे सेल के लिए आई हुई थी, दैट प्रॉपर्टी वाज ऑफ 10 करोड़ रुपीस, और जो द प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड and now the person who is raising an objection here, he has to submit a certain amount of time, that money, and that money is 5% of the purchase money. अगर 12 करोड़ में प्रॉपर्टी बिकी है तो you have to submit 5% of 12 करोड़ plus that person has to submit 10 करोड़ की डिक्री थी, और हमने प्रोक्लेमेशन में 10 करोड़ रुपीस लिखे थे रिकवरी के लिए, तो वो चीज आपको 10 करोड़ वहां पे सबमिट करना है। तो उसको अराउंड अमाउंट जो है वो 10 करोड़ प्लस 5% ऑफ 12। अब 5% ऑफ 12 कितना होता है, निकालो बैठ के। Ma'am, other than the Karta or the Hindu undivided family, can anyone else claim an interest in any property like this? Anyone can claim any interest, Ajay. What are the grounds to claim, ma'am, other than being a Karta? There are no grounds. You just have to show that you have some interest in the property. Okay. ठीक है? Okay. Excuse ma'am. Yes. गौरव। मैम अनम्यूट, मैम लागवी को अनम्यूट कर दो मैम। मैंने म्यूट ही नहीं किया यार किसी को। मैम पता नहीं वो कह रही है मैम। Ma'am, can you please explain that example again? Yes, Lagvi. Ma'am, please explain that example again. Which example? The last one. Yeah. Which last 12 करोड़ वाला। 12 करोड़ वाला मैम। The person who is judgment debtor here, the property which was sold in that auction is of worth 10 crore rupees. That amount was stated in the proclamation. The decretal amount is 10 crore rupees. Court is selling that property, and that property was sold in 12 crore rupees bidding mein. Now the person who is raising objection here, that person has to submit 5% of 12 crore plus that 10 crore rupees of the amount which was mentioned in the proclamation that we are raising by selling this property. So that person has to submit 10 crore plus 5% of 12 crore. अब 5% और 12 crore का हिसाब लगाओ।
उतना पूरा अमाउंट 10 आपको सबमिट करना है, तभी कोर्ट आपका जो यहाँ पे जो आपने ऑब्जेक्शन लिया है, दैट तभी कोर्ट विल एक्सेप्ट योर ऑब्जेक्शन. इज इट ओके नाउ? Yes, ma'am. मैम इंटरेस्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी में उस इंसान का एक पोर्शन भी है. हाँ बिल्कुल हो सकता है. जो प्रॉपर्टी बेची है मैम वो आपने, उसमें कोई ना कोई इंटरेस्ट होना चाहिए उसका. तो मैम वो अपनी लैंड के पैसे देके वापस क्यों अपनी लैंड खरीदेगा? यार तुम्हारा इंटरेस्ट प्रॉपर्टी का जो तुम्हारा बेचा हुआ है उसमें तुम्हें वापस से इंटरेस्ट तुम्हारा जो है वो तुम्हें एस्टैब्लिश करना है. तो आपको जो परचेसर इन गुड फेथ है उसको तो आपको 5% अमाउंट उस टाइम देना पड़ेगा ना. और डिक्री होल्डर जो है कम से कम उसको तो अपना अमाउंट मिलना चाहिए ना, तभी तो तुम्हारा क्लेम. सारी चीजें जो है, जजमेंट डेटर जो है उसको यहाँ पे पूरा अमाउंट लास्ट में पे करना पड़ेगा सबको. Okay. That person who is raising any objection here, that person has to submit amount. ऐसे तो कोई भी आके कुछ भी ऑब्जेक्शन कर देगा, तुम रोज के रोज ऑब्जेक्शन एंटरटेन करते रहो. अगर किसी की तुम कोई भी लायबिलिटी सेट नहीं करोगे यहाँ पे, अगर डिपॉजिट नहीं लोगे उनसे, तो रोज आके कोई ना कोई ऑब्जेक्शन कर देगा सेल पे. You have to create a certain amount of rules here कि आपको इतना अमाउंट सबमिट करना पड़ेगा, तभी हम आपका ऑब्जेक्शन मानेंगे यहाँ पे. इसलिए यहाँ पे ये अमाउंट फिक्स किया गया है कि 5% आपको परचेसिंग का देना है, प्लस आपको डिक्री होल्डर जो है उसको जितना अमाउंट पे करना था वो अमाउंट भी आपको देना पड़ेगा. ओके. ठीक है. Let's move on to the next slide, which talks about application to set aside the sale on deposit पे हो गया है. अब next है either a person can contest under rule 89 or 90 cannot avail both. लेकिन ये ध्यान रखो कि जो रूल 89 है वो बात कर रहा है टू सेटिंग असाइड द सेल ऑन डिपॉजिट, मतलब कि किसी का इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में. और रूल 90 जो है वो ये बात कर रहा है कि अगर आपको यू हैव टू अप्लाई टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटी और फ्रॉड. In that case, what happens? That is what we are talking about right now. 89 में क्या है, आप क्लेम कर रहे हो that you have some interest in the property. और 90 में आप ये क्लेम कर रहे हो कि irregularity हुई है प्रॉपर्टी को बेचने में, फ्रॉड हुआ है. अगर आप दोनों रूल्स के अंडर में अवेल करने की कोशिश करोगे सेटिंग असाइड सेल का ऑप्शन, तो वो आपको नहीं मिलेगा. दोनों में से एक रूल के अंडर ही आपको अप्लाई करना है. तो ये जो सेकंड वाला रूल है इरेगुलरिटी और फ्रॉड वाला जो है, या तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो या फिर आप इंटरेस्ट वाले में अप्लाई कर सकते हो. दोनों में से एक चीज हो सकती है. यहाँ पे ये बात कर रहा है नेक्स्ट वाले केस में. इसमें देखो, either person can contest under rule 89 or 90 cannot avail both, where a person applies under rule 90 on the ground of irregularity or to set aside the sale of his immovable property. That person has to withdraw his application of rule 90. अब रूल 90 क्या है, एक बार पहले उस पे चलते हैं. Yes. Yes, ma'am. Yes, who has objection? Yes, I go. Fine, we'll move on to the next slide. एक बार 90 देख लीजिए पहले कि 90 है क्या. Here it is, application to set aside the sale on ground of irregularity and fraud. अरे irregularity और fraud पे अगर आप क्लेम करना चाहते हो set aside, तो आपको या तो 90 में क्लेम करना है, और अगर आप इस चीज के इस ग्राउंड पे अगर क्लेम करना चाहते हो that you had some interest in the property, then you will claim under 89. या तो आप 89 में क्लेम करेंगे या 90 में क्लेम करेंगे, दोनों का आप एक साथ नहीं ले सकते फायदा यहाँ पे. अब 90 में क्या होता है वो चीज देख लीजिए एक बार. 90 में you are applying और उस केस में क्या होता है, any person who You are not audible. Yes. Ma'am, you are not audible clearly, ma'am. Okay now. Yes, ma'am. What happens in rule 90 is that person is applying to set that sale aside on the ground that the sale was conducted on an irregularity or the sale was involved in some fraud or something. On this ground, that person, any person can apply to set aside the sale. अब उसमें होता है क्या, एक बार 90 देख लीजिए आप. 90 में क्या होता है, any person whose interests are affected by the sale may apply to the court to set aside the sale. अब set aside के लिए उसका grounds क्या है, या तो irregularity है या fraud है. Fraud in what? Publishing or conducting the sale.
एक बार यहाँ देखिए, ऑन द ग्राउंड ऑफ मटीरियल इरेगुलरिटी और फ्रॉड इन पब्लिशिंग और कंडक्टिंग इट. And also there is a condition here. इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, that court will not accept this application unless court is satisfied that the person who is claiming has suffered a substantial injury. तब तक कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा यहाँ पे इरेगुलरिटी और फ्रॉड के केस में. If the court is satisfied that the application is unnecessarily delayed, then also court will not entertain your objection. In case of irregularity or fraud, agar you are claiming that please set the sale aside, in that case, court is free not to entertain your application if the application is unnecessarily delayed or the application is the one applicant is someone who has not suffered any injury because of that sale. ठीक है? Is it clear now? Rule 90. Yes, ma'am. कोई डाउट है इसमें तो बोलिए प्लीज अभी. Okay, fine. We move on to the next slide, slide 91, which is just talking about a simple and short concept, which is of here it is. Yes, here it is, the short concept, application by purchaser to set aside the sale on the ground of judgment debtor having no saleable interest. For example, मान लीजिए कि जिसने bidding किया था वहाँ पे, that person is now that person came to know that the person whose property was sold has no saleable interest. For example, मान लो जैसे मैंने अब जो आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एग्जांपल दिया था, उस केस में अगर परचेसर को बाद में पता चल जाता है that I had no saleable interest in the property, then the purchaser himself can apply to the court to set aside that particular sale. Rule 91 is dealing with this. Rule 91. The first rule we talked about was Rule 89, which talked about application to set aside sale on deposit, in which any person who had an interest in the property may apply to the court that please set aside the sale. I have interest in the property. That person has to deposit some amount. And only after that court will entertain his objection. After that we went to Rule 90, about application to set aside sale on ground of irregularity and fraud. In that case, court has to see various things, and that is that the person who is applying has faced substantial injury because of the sale, and also that person is applying against that sale is the one who is not committed any delay in filing the application under this rule. The only relation between, yes, yes. My voice is very unclear. Is it okay now? It's okay, ma'am. रूल 90 और 89 के दोनों हमने एक साथ पढ़े थे. 90 और 89 जो है वो ऐसे रिलेटेड है आपस में कि आप दोनों में से सिर्फ एक में ही क्लेम कर सकते हैं. यू मे अप्लाई अंडर ओनली वन रूल. यू कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ बोथ द रूल्स. Rule 89 talks about application to set aside the sale on deposit, in which any person who has some interest in the property is applying to set the sale aside. And in Rule 90, any person whose interest got affected, not interest in the property, but whose interest got affected because of irregularity and fraud in the sale, any person who came in the bidding can also apply in Rule 90. Can't he? Yes, he can. थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल के साथ समझो कि अगर किसी का इरेगुलरिटी की वजह से अगर किसी का इंटरेस्ट अफेक्टेड हुआ है. फॉर एग्जाम्पल मानो कि इरेगुलरिटी कंडक्टिंग में सेल ऐसे हुई है कि उसका जो सेल का कंडक्ट किया था उन्होंने, दे कंडक्टेड द सेल नॉट इन द प्लेस व्हिच वाज मेंशन्ड. उन्होंने उसके साथ जुड़े हुए घर में या फिर उसके साथ के किसी प्लॉट में ही सेल करवा दिया. उस वजह से एक इंसान जो वहां पे आने वाला था बिडिंग के लिए,
वो नहीं आ पाया, अब उसका नुकसान हो गया, उसको प्रॉपर्टी चाहिए थी और उसको नहीं मिल पाई बिकॉज ऑफ दैट इरेगुलरिटी और फ्रॉड इन कंडक्टिंग द सेल, दैट पर्सन कैन अप्लाई अंडर रूल 90 हियर। समझ गए आप? उसका इंटरेस्ट है, वो 89 में अप्लाई करता है, उसका इंटरेस्ट इतना सा है कि उसको इरेगुलरिटी हुई है सेल कंडक्ट करने में और उसका नुकसान हो गया, उसको नहीं, तो वो किस में अप्लाई करेगा? रूल 90 में। समझ में आया एग्जांपल? Yes. Ma'am, your voice is breaking. Your voice is not clear. Maybe there might be some network issue. Yes, ma'am. क्या मैं कन्वे कर पाई कि मैं क्या कह रही थी दोनों एग्जांपल से 89 और 90 में? Yes, ma'am. हम 89 वाला समझ आया, 90 वाला थोड़ा सा नहीं 90 वाला आया। बस इतनी सी चीज है इसमें कि आप कोई भी हो सकते हो, आपका जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होना जरूरी है। अगर आपको ये लगता है कि सेल कंडक्ट करने में भी इरेगुलरिटी हुई है, यू कैन अप्लाई, यू इवन यू डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी बट यू हैड सम इंटरेस्ट इन द सेल इन दैट ऑक्शन, और ऑक्शन करने में उन्होंने कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी की है, तो आप रूल 90 के अंडर में अप्लाई कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो उसमें बस इतनी सी चीज है कि या तो आप 90 में अप्लाई करोगे या 89 में अप्लाई करोगे, आप दोनों के अंडर अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपका दोनों के अंडर कहीं पे बनता है तो। बस इतनी सी चीज है। 91 एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसमें ये बोला है कि एप्लीकेशन बाय परचेसर टू सेट असाइड द सेल ऑन ग्राउंड ऑफ जजमेंट डेटर हैड नो सेलेबल इंटरेस्ट। इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज, जैसे मैंने आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का आई गिव यू एन एग्जांपल नो, इन व्हिच पर्सन हु इज अ कर्ता, that person is judgment debtor now and that person's property got attached and that property is of Hindu undivided family's property, that was not the only property of karta, and that property got attached and that property got sold, everything was done with that property, और बाद में पता चलता है कि वो तो करता है, करता does not have whole right over the property। अब अगर यहाँ पे तो बाद में पता चलता है कि उसका कोई राइट नहीं था, सेलेबल इंटरेस्ट नहीं था, तो वो भी सेट असाइड करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इज इट ओके? रूल 91 इज फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे आ जाइए रूल 92 पे। सेल व्हेन टू बिकम एब्सोल्यूट और बी सेट असाइड। इसमें दो सिचुएशन है केवल। पहला जो इसका सब रूल है वो ये बात कर रहा है कि कोर्ट को एक कंफर्मेशन के लिए सेल के लिए ऑर्डर देना पड़ता है तभी सेल कंफर्म होती है। इट इज इन नेक्स्ट रूल, इसमें लिखा है कि कोर्ट जो है वो कंफर्मेशन के लिए सेल को दैट कोर्ट हैज टू पास अ डिफरेंट ऑर्डर, और वो सब कब होगा? जब आपके सारे ऑब्जेक्शंस जो है वो सॉर्ट हो चुके होंगे, जो 89, 90, 91 में आ रहे हैं। ऑब्जेक्शंस जो हैं आए थे एप्लीकेशंस व्हिच केम, अगर वो ऑक्शन के जस्ट बाद आ गई हैं, अभी कंफर्म नहीं हुई थी सेल उससे पहले, तो जब वो सारी एप्लीकेशन सॉर्ट हो जाएंगी तब कंफर्मेशन का एक ऑर्डर पास होगा, तभी वो कंफर्म कर पाएंगे सेल को और कोर्ट उसको कंफर्म कर देगा। और सेकंड पॉइंट जो है वो ये बात कर रहा है यहाँ पे रूल में कि कोर्ट को अगर लगता है कि सेट असाइड करना है सेल को, तो वो सेट असाइड के लिए भी अलग से ऑर्डर पास करेगा, तभी वो सेट असाइड मानी जाएगी। बस ये दो छोटे छोटे कंसेप्ट है, आपको ध्यान में रखने हैं। इन रूल को पढ़ आप लेना एक बार, जो छोटी छोटी टेक्निकलिटी है वो आप देख लेना। मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ रूल का, रूल 92 का। पहला ये कि जब तक कंफर्म नहीं होती सेल, जब तक कि वो कोर्ट जो ऑर्डर पास नहीं करेगा तब तक वो सेल कंफर्म नहीं होती, ऑक्शन के बाद भी। और सेकंड पॉइंट ये है कि कोर्ट जो है वो सेट असाइड के लिए भी ऑर्डर यहाँ पे पास कर सकता है, तो सेल को सेट असाइड कर दिया जाएगा। ये छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे जो आपको पढ़ना है 92 से। 93 पे आ जाइए अब एक बार, ये आप खुद से पढ़ लेना एक बार, दो जो मैंने यहाँ पे स्लाइड दी हुई है 92 की। 93 पे आ जाइए, क्या कंसेप्ट है 93 का? यस मैम, ये 92 के सेकंड क्लॉज में मैम ये 60 डेज क्या दे रखा है मैम? क्या पढ़ा तुमने 60 डेज का? मैम मैं बेयर एक्ट भी खोल के बैठा हूँ। हाँ तो क्या लिखा हुआ है उसमें, पढ़ो उसको एक बार। मैं सही तो पढ़ रहा हूँ, देख लेता हूँ। हाँ, 92 सेल व्हेन मे बिकम एब्सोल्यूट टू सेट। मैं कह रही हूँ किस चीज के लिए 60 इसमें लिखा हुआ है मैम, Ma'am, provided further that deposit under this sub rule may be made within 60 days in all such cases where the period of 30 days within the deposit has to be made, has not expired before the commencement of the code. देखो डिपॉजिट चीज का हो रहा था यहाँ पे, आपने देखा था 89 में मैंने आपको कहा था कि द पर्सन हु इज रेजिंग एन ऑब्जेक्शन हैज टू सबमिट द अमाउंट 10 करोड़ 12 करोड़ का 5% भरना था जिसको।
Yes, ma'am. उस Yes, ma'am. अमाउंट की बात कर रहे हैं that you have to deposit that particular amount within 60 days from the date of sale. Okay, okay, ma'am. Okay, ma'am. तो इतनी सी बात कर रहे हैं। और अगर आपने ठीक से सबमिट नहीं किया था, कोर्ट ने आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम दिया था, तो जितना टाइम फिक्स किया था उतने टाइम में आपने सबमिट कर दिया था अमाउंट, ये उतनी सी बात कर रहे हैं बस केवल। Okay, ma'am. Thank you. और सेकंड पॉइंट में इन्होंने यहाँ पे ये भी बात की है कि कोर्ट सेट असाइड के लिए भी कैसे पास कर सकते हैं ऑर्डर, उसकी बात है। उसके बाद यहाँ पे ये है कि कोई भी सूट जो है सेट असाइड करने के लिए, नो सूट टू सेट असाइड एन ऑर्डर मेड अंडर दिस रूल शैल बी बॉट बाय एनी पर्सन whom against whom such order is made। और ये नीचे थर्ड पार्टी का, अगर थर्ड पार्टी चैलेंज करती है यहाँ पे सूट में अगर किसी को भी, तो जजमेंट राइटर जो है उसका टाइटल जो है वो अगर वहां पे चैलेंज कर रहा है कोई, तो कौन कौन नेसेसरी पार्टीज होंगे यहाँ पे। अगर कोई इंसान जिसने यहाँ पे चैलेंज किया था सेल को और उस इंसान का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट आया है अगर कोर्ट का ऑर्डर, if that person is applying by a suit now to the court that please declare that person's title, उस केस में डिक्री होल्डर, परचेसर, जजमेंट डेटर, ये सब लोग नेसेसरी पार्टीज हैं। बस इतनी सी बात है यहाँ पे। ठीक है। एक ये लास्ट जो रूल है ये बचा है, एक बार ये देख लो। एक तो 93 देख लो। 93 में लिखा हुआ है कि रिटर्न ऑफ परचेस मनी इन सर्टेन केसेस, अगर कोर्ट को लगता है कि सेल जो है वो सेट असाइड कर दी गई है 92 में, तो परचेसर जो है उसका टाइटल और ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट ऑफ हिज परचेस मनी, ये सारी चीजें वापस करनी पड़ेंगी। मतलब रेस्टिट्यूशन हो जाएगा सारे लोगों का। अगर सेटल होती है सेल तो जिसने पेमेंट किया था उसको पेमेंट वापस मिल जाएगा, चाहे विद और विदाउट इंटरेस्ट मिलता है, ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। तो ये सारी चीजें उन्होंने बोली हैं रेस्टिट्यूशन के लिए। और एक ये लास्ट स्लाइड जो है इसकी ये बची है, सर्टिफिकेट ऑफ परचेसर, सर्टिफिकेट टू परचेसर। उस केस में क्या होता है, जब सेल कंफर्म हो जाती है उसके बाद परचेसर को एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है दैट सेल इज कंप्लीटेड, उस पे डेट लिख दिया जाता है, डे लिख दिया जाता है जिस दिन सेल कंफर्म हुई। ये सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैम ये थर्ड पार्टी वाला पॉइंट क्या था, एक बार रिपीट करना। ये वाला, हाँ थर्ड पार्टी, चल थर्ड पार्टी का ये पॉइंट है बेटा यहाँ पे कि द पर्सन he is a third party who is challenging judgment debtor's title by filing a suit। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि प्रॉपर्टी जो है वो बेच दी गई थी। अब यहाँ पे कौन कौन पार्टी है, पर्सन हु इज रेजिंग एन ऑब्जेक्शन, जजमेंट डेटर, परचेसर एंड डिक्री होल्डर, ये चार लोग हैं यहाँ पे। अगर थर्ड पार्टी चैलेंज करती है जजमेंट डेटर का टाइटल कि आपको तो यहाँ पे टाइटल ही नहीं था इसको बेचने का, तो आपने कैसे बिकवा दी है प्रॉपर्टी, उस केस में अगर थर्ड पार्टी चैलेंज कर रही है जजमेंट डेटर को, तो वहां पे परचेसर, डिक्री होल्डर, ये सब लोग जो है ये नेसेसरी पार्टी। एग्जैक्टली। उनकी सुने बिना वो सूट को डिसाइड नहीं कर सकते अगर सूट फाइल होती है जो थर्ड पार्टी चैलेंज कर रही है। ठीक है, ठीक है। और ये लास्ट था सर्टिफिकेट टू परचेसर। इस केस में ये था कि परचेसर जो है उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि ये सेल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें डेट और डे लिख दिया जाएगा। दैट्स इट अबाउट सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए प्लीज, किसी को अभी तक में कोई डाउट है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में? मैम एक तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए कि आप ये जो रूल वाला हमारा पोर्शन है एग्जीक्यूशन का, इसको आपको बुक से जाने की जरूरत नहीं है, आपको ना ही इस पे केस लॉस ढूंढने की जरूरत है। ये एक बेसिक प्रोसीजर है, आपको इसको चार्ट बना बना के पढ़ने की जरूरत है, केवल इतनी सी बात है। मतलब आपको इंसिडेंट्स के हिसाब से जाना है कि प्रॉपर्टी का पहले प्रोक्लेमेशन आ रहा है, फिर ऑक्शन हो रहा है, ऑक्शन से दो चीजें निकल रही हैं, या तो परचेज आ रहा है या परचेजर डिफॉल्ट कर रहा है, डिफॉल्ट के केस में फिर से रीसेल हो रहा है, रीसेल के केस में फिर से प्रोक्लेमेशन आ रहा है। लाइक दिस यू हैव टू जस्ट मेक अ चार्ट ओवर हियर। अब मेरे पास बोर्ड होता मैं आपको चार्ट बना देती, मेरे पास बोर्ड नहीं है यहाँ पे। मैम आप बना सकते हो मैम यहाँ पे। यार मुझे चार्ट बनाना सिखा दो, मैं बना दूंगी। और तुम तो कुछ मत करना करो खुद से। मैंने क्या किया मैम? देखो तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तुम लोगों को जो रूल्स हैं इनमें तुम्हें बुक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अगर छोटी सी ये जो लैंग्वेज है ना इनके रूल्स के, अगर वो भी समझ लोगे तो काफी हो जाएगा। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। एक चीज और आप प्लीज ध्यान दीजिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बचा एग्जीक्यूशन में, वो सिर्फ एक टॉपिक है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी।
इसका मैं ऑडियो बना के आप लोगों को भेज दूंगी, और अब जब मैं क्लास लूंगी तो सिर्फ डाउट की क्लास लूंगी। आप लोगों का ये जो बिहेवियर है लोगों का मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे क्लास में, और इस वजह से मैं आपकी डाउट क्लास लूंगी। अब जिस जिसको जो जो डाउट हो आप प्लीज लिख के रख लीजिएगा, इसमें से मैं ऑडियो भेज दूंगी आप लोगों को, और फिर हम लोग डाउट्स डिस्कस करेंगे क्लास में जब भी मैं शेड्यूल करूंगी अभी नेक्स्ट क्लास आप लोगों की। क्लास का Ma'am, टाइम for the टेबल जो next है वो class आप लोगों के पास आ onwards, जाएगा। यस गायत्री, टेल मी। from the next class onwards, now since at this time now I'm recognized यार प्लीज काट दिस यार, What rubbish. प्लीज नेक्स्ट टाइम से आप उनको एडमिट मत कीजिए जिनका यूजर नेम नहीं दिख रहा है ना, जिसको आप जानते नहीं हो। संजना, it's okay, please do not direct me. I'm okay with this. I'll just take care of this next time. Yes, tell me, any other issue about sale of immovable property? Yes, Gayatri? No, ma'am. And the case laws which are mentioned in this, that is enough, right? Sorry, Anika? Ma'am, the case law which is mentioned in this is enough? हाँ, that is enough. बस वही देख लीजिएगा आप लोग, काफी है। उसमें भी सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट लिखा है मैंने, बाकी कोई बहुत ज्यादा जरूरी चीज नहीं है। अगर आप केस लॉ नहीं भी देखेंगे then also it will be just fine. You just have to know how to interpret the rules. You just have to know how the procedure is going on of the sale. That is the only thing you have to know. Okay? Ma'am, will you be holding more such quizzes like last time? What? Sorry, you're not audible, beta. Ma'am, will you be holding quizzes? Holding what? The Quiz. quiz. हाँ, I'll be holding quiz again. Yeah. मैं मार्क्स है क्या उसके? मार्क्स मेरा बस चलता तो मैं लगवा ही देती यार तुम लोगों के उसके, पर मेरा बस नहीं चल रहा है इस चीज पे। मैम वो असाइनमेंट्स भी होंगे तो उसको असाइनमेंट में काउंट नहीं कर सकते क्या? कहाँ होते हैं तुम्हारे असाइनमेंट? तुम लोग तो पब्लिकेशन और कॉन्फ्रेंसेस करते हो ना। Ma'am, because even if there are no marks, it's a good way for revision. हाँ, I know, but the only thing I am concerned about here is कि अगर 10 या 15 लोग करते हैं 120 में तो भी I am fine with it. I do not have any issue even a single person if it helps it, then I'm okay with it and I'll continue with the quiz. I'll Yes, conduct ma'am, please. another quiz on tomorrow, I guess. Tomorrow I'll release Yes, ma'am. on adjudication of the claim. Please be prepared for it. Yes, ma'am, and आज के topic के लिए also. हाँ, I have to prepare for sale generally also, beta. Sale generally, sale of movable and immovable property both. I'll just prepare another quiz and I'll release in this week, and one of it will be conducted tomorrow only. And also please delivery of property जो है ये last option बचा है हमारा, last topic है execution का, ये आप देख लीजिएगा एक बार। मैंने इसका PPT जो है वो लिंक में आप लोगों को भेज दूंगी, प्लस मैं इसका ऑडियो बना के भी आप लोगों को भेज दूंगी, इसे एक बार देख लीजिएगा। और जिसको जो भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में विल बी टेकिंग ऑल द डाउट्स। Yes, ma'am. ओके, अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज कॉल मी, आप कॉल कर सकते हो मुझे, आप मैसेज कर सकते हो। आई डू नॉट हैव एनी इशू, जस्ट टेक्स्ट मी बिफोर यू कॉल सो दैट आई कैन कॉल यू अकॉर्डिंगली। जो भी टाइम मेरे पास होगा मैं आपको खुद कॉल कर लूंगी, ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. ठीक है, फाइन, ओके, Thank you. ओके बेटा, Thank you, ma'am.